उन सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने भविष्य के मामलों के लिए सुझाव दिए हैं और जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है। हम वास्तव में सराहना करते हैं कि आप में से कुछ धन्यवाद कहने के लिए समय लेते हैं। एक लंबे कार्य दिवस के बाद 2 बच्चों की मां ली 4 फरवरी 2007 को टेक्सास के एबिलीन में स्थानीय बफेलो वाइल्ड विंग्स में आधी रात के आसपास काम करने चली गई। पुलिस ने उसे सूचित करने के बाद कि उसकी बेटी अस्पताल जा रही है क्योंकि उसे चोट लगी थी, उसने तुरंत उसे देखने पर जोर दिया। इसलिए पुलिस ने वास्तव में यह कहकर मामले को स्पष्ट किया कि वह वास्तव में आहत नहीं थी। पता चला कि वह वास्तव में मर चुकी थी। उस शाम उसकी बेटी अपनी मां के काम पर जाने से ठीक पहले अपने बेटे और एक बच्चे के साथ घर पर अकेली रह गई थी। इसलिए बेशक एक अच्छी मां होने के नाते उसने तुरंत यह पता लगाने की कोशिश की कि उसका बेटा कैसा कर रहा था। पुलिस ने जवाब दिया कि वास्तव में वह हमारे साथ था। हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए आइए उन घटनाओं पर वापस जाएं जो उस शाम पहले हुई थी। और 911 डिस्पैचर को 13 साल की उम्र में पेरिस बेनेट का फोन आया। कोल हैरिस ने कमरे में प्रवेश करते हुए उत्तर दिया, यहीं। आगमन पर पुलिस ने एल को अपने बिस्तर के बगल में फर्श पर पड़ा पाया। उसके पूरे शरीर पर चाकू के घाव थे। उसे मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। वह एक गंभीर पिटाई, यौन उत्पीड़न, गला घोंटने और छुरा घोंपने के घाव से पीड़ित पाई गई थी। उसकी उंगलियों, कलाई और अग्रभुजाओं पर कई कटों के अलावा उसके सीने में गहरे घाव हैं। पुलिस ने 13 वर्षीय एचएस को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उसने अपनी मां से कहा कि वह उस रात काम पर गई थी, उसे और उसकी बहन को एक दाई के साथ छोड़कर। जब उसकी बहन सो रही थी, हैरिस ने दाई को बताया। उनकी विदाई ठीक थी। वह उसकी मां के आने तक उसकी निगरानी करेगा। सी के जाने के बाद उन्हें मतिभ्रम का अनुभव होने लगा। जब उसकी बहन उसे एक दानव की तरह दिखाई दी तो उसने उसे मारने का फैसला किया। वह जल्दी से अपनी कहानी बदल देगा और पुलिस को बताएगा कि वह अपनी मां पर पागल था, जो वर्षों से शांत थी लेकिन हाल ही में लौटी थी। वह उसे मारना चाहता था क्योंकि उसने उसे नीचा दिखाया और उसे परित्यक्त महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि न केवल किले को मारना आसान होगा, बल्कि यह उनकी मां के खिलाफ अंतिम बदला भी होगा। एक बच्चा मर गया, दूसरा एक बॉक्स के पीछे छिप गया। हत्या की रात पेरिस का साक्षात्कार करने वाले एक जासूस के अनुसार, पेरिस साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान कई बार रोता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अपने स्वाद में ईमानदार नहीं लगा। इंटरव्यू के दौरान उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। उसी समय पुलिस चैरिटी के कार्यालय में उसे यह बताने के लिए पहुंची कि एला की मृत्यु हो गई थी और उसके किशोर बेटे ने ऐसा किया था। बफेलो वाइल्ड विंग्स एक ऐसी जगह है जहां चैरिटी काम करती है। अपनी बेटी के शरीर की पहचान करना बिल्कुल भी आसान नहीं था और फिर कई घंटों बाद वह दिन के लिए कुछ मदद पाने की उम्मीद में बचाव पक्ष के वकील के कार्यालय में गई। जैसा कि चैरिटी ने उल्लेख किया है, वह अपनी मां कान्हा और अपने पिता बॉबी के साथ कई करोड़पतियों के परिवार में पली थी। पारिवारिक कंपनी पिता के स्वामित्व वाली एक ट्रकिंग कंपनी थी। शादी के ठीक बाद उनकी पत्नी ने भी वहां काम करना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद ही लाभार्थियों के माता-पिता ने 1973 में तलाक ले लिया। हालांकि उन्होंने अंततः अगले वर्ष पुनर्विवाह किया। फिर भी दूसरी शादी के केवल 40 घंटे बाद अधिकारियों ने पाया कि उसके घर में उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके सिर के पीछे 4 गोली चलाई गई। अपने पिता की मृत्यु के समय डैन केवल 5 वर्ष का था। चैरिटी मोनकाडा को बॉबी की ट्रकिंग कंपनी को लाखों और $1 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी विरासत में मिली थी। उन्होंने सिर्फ कोलिंस के नाम पर रखा।
हालांकि जब पुलिस को एक हत्या के सबूत मिले और पता चला कि फोन करने वाले ने अपने पति को मारने के लिए किसी को काम पर रखा था, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बॉबी के संगठित अपराध से संबंध थे और कॉल में उन्हें मोडा से जोड़ने के सबूत नहीं थे, इसलिए जूरी ने उसके लिए दोषी फैसला नहीं लौटाया। यह 1980 के दशक के दौरान जॉर्जिया में हुए सबसे कठिन मामलों में से एक था। जब वह बड़ी हो रही थी, तब ट्रोल चैरिटी के नेतृत्व और सौतेले पिता के घूमने वाले दरवाजे के बाद मेरी मां ने 8 से अधिक बार शादी की। उसने वास्तव में आरोप लगाया कि वह घर के करीब नहीं थी क्योंकि वह उनसे दूर एक भव्य जीवन शैली जीती थी। भले ही कोनी को पार्टी करना पसंद है, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चों के आसपास ड्रग्स या ड्रिंक नहीं करती है। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि उनके पास एक नानी हो। जब चैरिटी 17 साल की थी, तब तक वह हेरोइन की आदी थी। लेकिन उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपने डिक्शन के बावजूद सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद शांत हो गई। पेरिस के पिता के साथ डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद उन्होंने संयम से संघर्ष किया और शांत होने के बावजूद जीवन को कठिन पाया। और क्योंकि वह बहुत दुखी थी, उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए अति करने के बारे में सोचा। उसने खुद को यह पता लगाने के लिए 1 महीने का समय दिया कि क्या चीजें बेहतर नहीं हुई। जब वह 18 साल की थी, तब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। यह जानकर कि वह जल्द ही उनके बीच होगी, सब कुछ बदल गया। उसका एक उद्देश्य था और आगे देखने के लिए कुछ था। दरअसल हैरिस ने अपनी जान बचाई जीवन के लिए और फिर से 13 साल बाद इसे नष्ट करने की कोशिश की। हारिस के पिता ने छोड़ दिया था, लेकिन जब वह 17 महीने का था, तब वह अपने जीवन में वापस आ गया। वह कहते हैं कि उनके पिता को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और दृश्य मतिभ्रम का पता चला। जब पेरिस एक बच्चा था, तो उसने 3 साल की उम्र में विस्तृत चित्र बनाना शुरू किया और एक सीधा छात्र था। जैसे ही उसने स्कूल शुरू किया, शिक्षकों ने कहा कि हारिस सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे। जब वह 6ठी कक्षा में था, तो एक पढ़ने वाले शिक्षक ने उसे बताया कि उसके पास एक शब्दावली है जो कॉलेज की डिग्री तक ले जा सकती है। हारिस और चैरिटी अलबामा में रहते थे जब वह ग्रेड स्कूल में थे और वह उनकी मां बन गई। यह बहुत पहले नहीं था जब चैरिटी को पता चला कि वह गर्भवती थी। जिस मिनट हारिस को पता चला कि वह एक बड़ा भाई होगा, उसने गुस्सा नखरे करना शुरू कर दिया और अपनी मां से कहा कि वह उसे साझा नहीं करना चाहती। वह दीवार के खिलाफ और घर में कांच के माध्यम से अपना सिर पीटता था। 2002 में हैरिस 9 वर्ष के थे जब उनकी छोटी बहन एले का जन्म हुआ था। हालांकि जब चैरिटी बच्चे को घर ले आई, तो सब कुछ बदल गया। उसे अपनी बहन से गहरा प्यार हो गया। वह अपने बड़े भाई से भी प्यार करती थी और वे अविभाज्य हो गए। कभी कम नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का कहना है कि पेरिस दान से नफरत करने के लिए बढ़ी क्योंकि उसने उसे प्यार किया था। 2005 में उसके पिता के साथ उसका धर्मार्थ संबंध समाप्त हो गया और वह बच्चों को अपनी मां के करीब रहने के लिए डलास ले गई। जैसे जैसे बड़ा भाई बड़ा होता गया, हारिस का गुस्सा बढ़ता गया और वह उसके साथ बहुत कठोर हो गया। वह अक्सर उसे हिलाता और मारता था। चैरिटी के साथ एक तर्क के दौरान उसने उसे छुरा घोंपने की कोशिश की, इसलिए चैरिटी ने उसे मनोरोग मूल्यांकन के लिए एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उसने उसे चार्ज किया। ऐसा लगता है जैसे अभी बहुत बड़े लाल झंडे उठाए गए हैं। उसने उसे अस्पताल से उठाया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी हत्या की प्रवृत्ति है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। मैंने इसे 3 महीने बाद बनाया होगा।
चैरिटी ने यह जानने की कोशिश की कि क्या हुआ। हारिस ने कहा कि उसे मतिभ्रम हो रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसे अपने पिता की तरह सिजोफ्रेनिया है। हालांकि उसे यही पता चला। पेरिस ने अपने दोस्त को यह कहने के लिए बुलाया कि उसने अपनी बहन को चोट पहुंचाई है। कॉल लगभग 6 मिनट तक चली और जब वह लटका तो उसने 2 कॉल करने से पहले 911 मिनट और इंतजार किया। 911 डिस्पैचर ने हारिस को सीपीआर करने के लिए फर्श पर खून से लथपथ बिस्तर से उठने के लिए कहा। पहले तो वह प्रतिरोधी था, लेकिन फिर परीक्षण के लिए सहमत हो गया जब डिस्पैचर ने उसे एक बार में 30 कंप्रेशन देने के लिए कहा। हारिस ने फोन नीचे रख दिया और कंप्रेशन को गिनते हुए सुना जा सकता था। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें जमीन पर थोड़ा सा खून मिला और वह लगभग अपने पेट पर पड़ी हुई थी। तो यह स्पष्ट था कि हारिस ने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की। जब दानपेटी से पता चला कि उसके शरीर पर वीर्य पाया गया है, तो वह जानती थी कि उसका बेटा उसके मतिभ्रम के बारे में झूठ बोल रहा है। आप जानते हैं, यह भी दिलचस्प है क्योंकि दान एक अच्छी माँ की तरह लगता है और जैसे आप कल्पना करेंगे कि बफेलो वाइल्ड विंग्स में काम करने वाली एक दक्षिणी महिला होगी। हारिस ने ज्यादा बात नहीं की। सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखे और चित्र बनाए। फिर भी 1 सप्ताह के भीतर उसने सरल निर्देशों का पालन करने से इनकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सजा से 2 महीने पहले बास्केटबॉल कोर्ट पर लड़के को कई बार चेहरे पर मुक्का मारा। उस महीने बाद में उन्होंने कमरे में पानी भर दिया और फर्नीचर पर झपट्टा मारा। हारिस के साथ काम करने वाले एक मूल्यांकनकर्ता ने लिखा कि वह वास्तविक लग रहा था। उपचार के दौरान उनके कई बयानों ने उन्हें मोड़ा पर चर्चा करते हुए मुस्कुराते हुए उद्धृत किया। जब वह वर्णन करता है कि कैसे उस पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, तो वह मुस्कुराता है। पेरिस को 40 साल की जेल हुई। 19 साल की उम्र के बाद वह एक किशोर सुविधा में 5 साल बिताने के बाद एक वयस्क जेल जाएगा। वह अपनी आधी सजा काटने के बाद पैरोल के लिए पात्र होगा, जो 2027 में है। उस समय वह 33 वर्ष का हो जाएगा। वह शायद इस पूरी चीज का सबसे डरावना हिस्सा है। मनोरोग मूल्यांकनकर्ताओं में से एक ने चैरिटी को बताया कि पेरिस एक समाजोपत था। उसने अभी भी भोजन का मूल्यांकन करने का फैसला किया, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं में से एक ने उससे कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए चीजें करना बंद कर दे और रिहा होने पर हाय कहने के लिए एक नई पहचान बनाना शुरू कर दे। उसे यकीन था कि अगर वह बाहर निकलता है तो हैरिस चैरिटी को मार देगा। चैरिटी का 2013 में एक और बच्चा था जिसका नाम फिनिक्स था। फायर हारिस के साथ खेलने से कम संपर्क होता है क्योंकि चैरिटी हारिस से जो कुछ भी कहती है उसकी जांच करती है और वह डरती है कि अगर वह जेल से बाहर निकलता है तो वह क्या कर सकता है।